Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, everyone. Good morning, How sir. are you, sir? How are you, sir? I'm fine now, and things are back. Report आ गई है, ठीक है? So it's okay. Congratulations, sir. हाँ, thank you. It's Sir, good morning. very good morning, beta. Happy birthday. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Morning, sir. Good morning, beta. So अभी तक 13 लोग आए हुए हैं. I'm just waiting कि सब लोग आ जाएं, but otherwise we'll start. In the meantime, आप लोग अपना chat box में your name and roll number आप डाल दीजिएगा. Most probably आपकी attendance कल तक update भी हो जाएगी. So on the portal you would be able to see everything also. ठीक है? So we are going to complete two things today. One is regarding the states of a bug, जो कल हम लोग ने diagram एक देखा हुआ था. And second aspect होगा हमारा STLC. So STLC along with states of bug, इन दो चीजों को आज कंप्लीट करेंगे और फिर परसों जब आएंगे तो जो रिमेनिंग चीज है इंस्पेक्शन, वॉक थ्रू, डेस्क चेकिंग, वी विल कंप्लीट ऑल दोस एस्पेक्ट्स. सो आई बिलीव कि अगर चीजें स्मूथ चली तो फिर हम लोग परसों को यूनिट 1 को हम लोग कह लेंगे कि यस वी हैव डन विद यूनिट 1. एंड और सर क्विज में तो एक ही यूनिट आएगी ना? हाँ, क्विज मैं जो दूंगा वो पहली यूनिट से रिलेटेड ही होगा. एंड फर्स्ट यूनिट देंगे ना? हाँ, मैं अपनी बात अगर कर रहा हूँ, बाकी और सर आप जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह मतलब जो एमसीक्यूज आप फ्रेम करेंगे सर, अगर आप जो पीपीटीज दे रहे हैं और जो हम अपना ट्यूट शीट लिखे हैं सर, उसको पढ़ लेने से ही सर आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा ना? अगर आपने मेरी बात समझी है कॉन्सेप्चुअली तो फिर आप कर ले जाएंगे, क्योंकि अगर मेन चीज आती है कॉन्सेप्ट को समझना. ठीक है, हम लोगों को याद करके रखना एक तो एक एस्पेक्ट हो गया कि हमने उसका याद कर लिया और हम वैसे उसको लिख लिए. बट अगर मान लो समझे हुए हो तो फिर आप विजुलाइज करते हुए चीजों को आप निकाल लोगे, कर लोगे. दैट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. अगर अलग अलग डेफिनेशंस मालूम है, आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है, ये चीज मालूम है, सो ये डायरेक्टली अगर मैं कहूँ कि काफी कुछ सवाल तो ऐसे होंगे जो डायरेक्ट टू द पॉइंट होंगे, बट सारे के सारे डायरेक्ट टू द पॉइंट हो सकता है ना हो. दैट मे बी अ लिटिल बिट टिल्टेड, थोड़ा सा सोचना पड़े. बट अगर आपने क्लासेस किया हुआ है, रेगुलर है, तो फिर इन दैट केस दैट वुड नॉट बी एन इशू. इट विल बी रेलेवेंट विद द कोर्स, ये तो फाइनली है ही, उसी से ही रहेगा और कहीं ना कहीं हमारे डिस्कशन का पार्ट भी होगा. ठीक है? So till now we are having 20 participants. I hope you must have entered your name as well as roll number in the chat list, and we'll start for today. Anything else which you would like to know about the quiz? बस यही है कि you should in the quiz you should be vigilant कि विद रिस्पेक्ट टू जो आप टिक कर रहे हो, अलॉन्ग विद दैट जो टाइमिंग्स है उसका ध्यान रखना. बाद में जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं, अगर आपने टाइम से सबमिट नहीं किया, वो फिर उस केस में वो ब्लॉक हो जाएगा. दूसरी चीज ये
कि आप जिस ईमेल आईडी से गूगल क्लासरूम में रजिस्टर किए हैं वही ईमेल आईडी आप डालिएगा, वो लिंकेज होना चाहिए। और एक बार में एक एंट्री, क्योंकि अगर आप एक बार डिस्कनेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद जो है फिर कनेक्ट होते हो और फिर डालने की कोशिश करते हो, तो दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है जेन्युइनली हो जाता हो, पर कुछ लोगों के साथ वो लोग शायद करते भी हो, बट ओनली वन टाइम रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड। ये इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि आप कब आ रहे हो, कब आप जा रहे हो, क्या हो रहा है, ये टाइम स्टैम्प सारी चीजें आती रहती हैं, आपके रिकॉर्ड होते रहते हैं। ठीक है, सो all these are certain precautions which you have to take up, and I believe that I know about my students, you all will come out with flying colors. That's not going to be an issue. So let's start today's discussion. And आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, that was basically the states of a bug. और हम लोग ने लास्ट टाइम जब एक बार डिस्कस किया था, बेस्ड ऑन द डिस्कशन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बग, तो एक चीज हम ये कह सकते हैं कि जो बग है, द बग अटेन्स डिफरेंट स्टेट्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में तो हमें क्लियर ही है ये चीज की बग इन फेज होता है, बग आउट फेज होता है, and based on that discussion which we had earlier, a bug attains various different states in its life cycle। और कौन कौन से states होते हैं ये आपको इस डायग्राम में यहाँ पर शो हो रहा है। तो जब कोई बग होता है, पहली बार जब रिपोर्ट होता है किसी टेस्टर के थ्रू, जब उसे पता चलता है कि ये बग है, then that is basically first time, so it is a new bug। So new is the state when the bug is reported first टाइम बाय अ टेस्टर। पहली बार जब वो आता है, देन इट इज तो नया स्टेट है। एंड द न्यू स्टेट अगर हमें पता चला, तो एक बार ये कोई जरूरी नहीं है कि वो बग जेन्युइन है, कि शायद हो सकता है जेन्युइन ना हो सकता है तमाम सारे ऐसे भी इश्यूज होते हैं जहां पर इनिशियल लेवल पे टेस्टर को लग रहा हो कि वो बग है, बट जो टेस्ट लीडर है, मतलब टेस्टिंग की भी तो एक टीम होती है, तो उसमें भी टेस्ट लीडर है, तो उसको भी अप्रूव एक बार फाइनली करना पड़ेगा कि दैट द बग इज जेन्युइन इन नेचर। सो व्हेन द टेस्ट लीडर और द पर्सन हु इज लुकिंग आफ्टर इट, दैट पर्सन लुक्स सेज यस द बग इज जेन्युइन, हमसे गलती नहीं हो रही है, देन इट बिकम्स ओपन। पहली बार जब कोई देखता है, रिपोर्ट होता है, इट इज इन द न्यू स्टेट, एंड व्हेन इट्स जेन्युइनिटी इज एस्टैब्लिश्ड, देन इट बिकम्स and it changes into open state. So an open bug, you can say, comes to the development team now, where the team again verifies its validity, because there may be certain chances of errors। तो हम उसको ठीक करने लगे या किसी से कहें ठीक करने से पहले, तो पहला काम तो ये भी है कि ये चीज चेक तो किया जाए इस चीज को लेकर कि हाँ ये जो बग है ये जेन्युइन है, और एक डेवलपर टीम ने भी तो एक बार बनाया होगा। So an open bug comes to the development team, where the development team verifies its validity, and if the bug is valid, a developer then is assigned to the job to fix it। तो उसको ठीक किया जाएगा, and the state of the bug is now assigned। तो यहाँ पर हम फिर से इसको एक बार चेक कर रहे हैं, इस चीज को चेक कर रहे हैं कि क्या वो ठीक है कि वो ठीक नहीं है। And it may be possible that the developer rejects the bug after checking its validity। तो पहले लेवल पे जब चेकिंग हुई थी, वो तो हुई थी अर्लियर किसके लेवल पे, टीम लीडर के लेवल पे। अब जो चेक हो रहा है वो डेवलपर टीम के लेवल पे हो रहा है, बट हो सकता है ये भी पॉसिबल है that the developer rejects the bug after checking its validity and it is not a genuine one। तो अगर ऐसी सिचुएशन होता है तो फिर वो रिजेक्टेड में चला जाएगा। And the developer who has been assigned to fix the bug, जब उसकी वैलिडिटी और प्रायोरिटी को चेक करेगा, अगर जो बग है जो रिपोर्टेड है उसकी प्रायोरिटी हाई नहीं है, और अभी हमारे पास ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि हमारे पास समय ना हो,
और ये हमें ये दिख रहा है कि इसको अगर अभी हम तुरंत ठीक नहीं कर रहे हैं तो प्रायोरिटी उतना गड़बड़ नहीं होगा. We can defer it for some time. Then in that particular case, it goes into the deferred state. So what does the word deferred means? The deferred means हमने उसको कुछ समय के लिए बाद में जब आगे के रिलीजेस आएंगे हम तब उसको जो है ठीक करेंगे अगले रिलीज में. अभी तुरंत हमारे पास थोड़ा सा शायद समय कम है या कोई और परिस्थितियां हो, उसके बेसिस पर हमें जो है करना क्या पड़ रहा है, थोड़े समय के लिए इसको डिफर करना पड़ रहा है, तो हम उसको उस केस में डिफर कर दे रहे हैं. ठीक है. सो आई थिंक वी मस्ट नाउ बी क्लियर विद द न्यू स्टेट, विद द ओपन स्टेट, विद द असाइन स्टेट, विद द रिजेक्टेड स्टेट एंड विद द डिफर स्टेट. तो जब ये आफ्टर फिक्सिंग द वैलिड बग, जब ये हो जाता है, फिक्सिंग हो जाती है, उसको ठीक कर लिया जाता है, देन द डेवलपर सेंड्स इट बैक टू द टेस्टिंग टीम. वापस उसको एक बार चेक करने की जरूरत है कि फिर से एक बार उसको टेस्ट कर लिया जाए. So for the next round of checking, so before releasing to the testing team, the developer changes the bug state to test, यानी कि अब इसको चेक करो. तो ये जो अगला स्टेट आ रहा है वो ठीक होने के बाद ये टेस्ट का मतलब है कि now we are again trying to look into it. हम इसको फिर से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अब वो ठीक है, अब फिर से कोई गड़बड़ी तो नहीं है, टेस्टिंग एक बार फिर हो रही है. This is only specifying that the bug has only been fixed by the developing team. उन्होंने ठीक तो कर लिया है, but it has not been tested yet and is released to the testing team. तो अभी उसको जो है टेस्ट नहीं किया गया है और रिलीज कर दिया गया है टेस्टिंग टीम के पास, जिससे कि वो एक बार चेक कर ले. And the tester tests the software now, verifies whether the reported bug is fixed or not. और अगर वो verify हो जाता है, in that particular case वो approve कर देता है उसको कि हाँ this is now okay or this is not okay. So after verifying, the developer approves the bug is fixed. And finally जो changes होते हैं बाद में वो verify कर दिए जाते हैं, तो उसको हम verified state में ले जाते हैं. और उसके बाद फिर हम लोग एट अ लेटर स्टेट जब पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है, once the tester and other members of the team confirm that now the bug has been eliminated, completely eliminated, so they change it to the closed state. बीच में हमारे पास एक आ रहा है state, that is the reopen state, and if the bug is still there even after fixing it, the tester changes its status to reopen state. तो फिर से पूरी साइकिल में जाएगा, और पूरी साइकिल में जाने का मतलब हुआ कि उसको फिर से देखा जाएगा कि उसको ठीक किया जाएगा और ठीक है कि नहीं है, और फिर बाद में ये पूरा प्रोसेस होता रहेगा. तो यहाँ पर जो एक बग है जो जिसको आइडेंटिफाई शुरुआत में किया गया था, एक एक स्टेप करके उसके स्टेट्स बदलते हुए जा रहे हैं, और ये जब बदलते हुए जा रहे हैं वैसे वैसे उसका जो क्लैरिटी है, आई थिंक जो सीक्वेंस है वो आपको क्लियर हो रहा होगा. अलग अलग बुक्स में देखोगे या अलग अलग सिचुएशंस में देखोगे तो हो सकता है कि ये जो नॉमेनक्लेचर है, ये जो नेम है, ये दैट में बी वेरिंग, दैट्स नॉट एन इशू. द रीजन बीइंग कि हो सकता है कोई न्यू बोल रहा हो, कोई कुछ और बोल रहा हो, टर्मिनोलॉजी और सीक्वेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के अकॉर्डिंगली दैट में अगेन वेरी. बट दिस डायग्राम इज गिविंग यू अ जेनरिक व्यू दैट हम जब उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं किसी भी पर्टिकुलर बग को, तो उसको अलग अलग जो स्टेट्स हो रहे हैं वो कौन से स्टेट्स होंगे, वो चीज आई थिंक this is what is happening here and it is must be clear as the states of a bug. जो ट्यूट शीट में हम लोग ने कल डिस्कस किया था इस डायग्राम के बेसिस पर कि अलग अलग स्टेट्स कौन से हैं, तो अलग अलग स्टेट्स आई थिंक नाउ इट मस्ट बी क्लियर टू यू. एंड जस्ट वन लाइन कि इस स्टेट का क्या मतलब हुआ, इस स्टेट का क्या मतलब हुआ, यही बस चीज हमें इस डायग्राम के साथ बताने की कोशिश करना है. ठीक है. सो दिस इज द स्टेट्स ऑफ अ बग. ओके एवरीवन. यस सर. सब लोग हैं ना? यस सर. ठीक है. ओके. यस सर. अच्छा, एक बार बग क्लासिफिकेशन भी मैंने बताया हुआ था, और वो बग क्लासिफिकेशन शायद मैंने वर्बली बोल दिया था, बट मैंने इसको
पीपीटी में इंक्लूड कर दिया, जिससे कि आपको आगे आने वाले समय में थोड़ा सा ध्यान रहेगा. सो दिस इज अ बग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द क्रिटिकलिटी. तो अगर हम देखें तो हमने यहाँ 4 तरह के डिविजन्स किए हुए हैं. कौन कौन से? critical bugs, major bug, medium bugs and minor bugs. So critical bugs are those bugs which has the worst effect, such as the software stops या hangs. नॉर्मल फंक्शनिंग जो सॉफ्टवेयर की है वो चीज हो ही नहीं रही है, बिल्कुल ही कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो वो हमारा क्रिटिकल बग है. मेजर बग क्या है? दिस टाइप ऑफ बग डज नॉट स्टॉप द फंक्शनिंग बट इट फेल्स द रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट जो है वो चीज तो पूरी नहीं हो रही है. So this is basically a major bug. Halt नहीं कर रहा है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, हैंग नहीं कर रहा है, something we are getting, but that is not as per our requirement. And if the bugs are less critical in nature as compared to the critical and major bugs, so suppose that जो हमारे outputs हैं वो हमारे standards या conventions के follow नहीं कर रहे हैं, जैसे कि वो जो एक truncated output की जरूरत है वो नहीं आ रहा है, something ऐसी चीजें आ रही हैं जो शायद हमें तुरंत हॉल्ट नहीं कर रहे हैं या गड़बड़ रिक्वायरमेंट्स फेल हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है. सो दे कम इन द मीडियम बग एंड सो दे आर लेस क्रिटिकल एज कंपेयर टू द अदर बग्स. एंड फिर फाइनली आता है जो है वो है माइनर बग्स. एंड दीज टाइप्स ऑफ बग्स डू नॉट अफेक्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर. दीज आर जस्ट वेरी माइल्ड बग्स which occur without any effect on the expected behavior, such as typographical error हमें दिख रही है, हमारे आउटपुट में आ रहा है, या हम कह सकते हैं जो हमारा प्रिंट आउट आ रहा है एज एन आउटपुट तो उसमें अलाइनमेंट सही नहीं है. तो ठीक है, बाकी सारे काम तो कर रहा है, आउटपुट जो एक्चुअल में आना चाहिए वो आ रहा है, बट अलाइनमेंट ठीक से नहीं आ रहा है. तो ये क्या है? ये माइनर बग की कैटेगरी में आ रहा है. तो बग क्लासिफिकेशन हमें क्रिटिकलिटी की बेसिस पर जेनरिक तरीके से 4 चीजों पे किया जा सकता है. अब now it depends upon how much time we are having when we are sorting out with the various bugs. So we would try to classify it into various types. तो हमारा सबसे ज्यादा फोकस किस पर होगा? सबसे पहले कि क्रिटिकल बग्स और मेजर बग्स को हम लोग पहले रिजॉल्व कर लें, और इसके बाद फिर हम लोग मीडियम बग्स पे आते हैं. माइनर बग्स में अगर कुछ इश्यूज हैं और हमारे पास मान लेते हैं थोड़ा सा समय नहीं है, तो हम इसको बाद में भी हम चीजों को देख सकते हैं. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द क्रिटिकलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर और द बग्स व्हिच वी आर रिसीविंग. फाइन. अलग अलग तरह के बग्स एसडीएलसी में अलग अलग आते हैं, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉमेनक्लेचर ये अलग अलग बग्स हैं. जैसे हमने जब लाइफ साइकिल देख रहे थे तो हमें पता चल रहा था कि रिक्वायरमेंट्स में भी बग्स आ सकते हैं, बाद में जब हम डिजाइन में कहें तो हमारे उस डिजाइन में भी बग्स आ सकते हैं. तो यू कैन से दैट सिंस द बग्स कैन अपीयर इन एनी फेज ऑफ एसडीएलसी, सो बेस्ड ऑन दैट we are trying to classify, just we are giving a generic name to the bugs. So नाम से अपने आप भी समझ में आ जाएगा. requirements and specification bugs, design bugs, design bugs में control flow bugs, that is a part of the design part. Logic bugs, processing bugs, data flow bugs, these are just names, but the main aspect is that is the SDLC part. तो SDLC के किसी पर्टिकुलर फेज में वो बग जब आ रहा है तो हमने उसको नाम दिया गया. बट ऑब्वियसली जैसे डॉक्टर के लिए बीमारी होती है, बट अलग अलग बीमारी के नाम हो सकते हैं बस, तो उसी तरीके से एक टेस्टर के लिए वो बगी है और उस बग को रिमूव करने की जरूरत है. थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको एक अलग अलग नाम, अलग अलग क्लासिफिकेशन, भले यहाँ पर जो चीजें दी हुई हैं वो हम लोग इसको देख रहे हैं. अब जैसे बाउंड्री रिलेटेड बग्स है, तो इसका क्लैरिटी अभी जब हम लोग आगे जाएंगे अगले यूनिट में, यूनिट 2 में, तो और क्लियर होगा. क्योंकि काफी जैसे डिजाइनर्स होते हैं वो कंसिडर करना भूल जाते हैं कि जो मेरा इनपुट की बाउंड्री है वो वहां पर चेकिंग करें. तो चूंकि इनपुट की बाउंड्री पे चेकिंग नहीं होती और वहां पे बग्स मिल जाते हैं, इसलिए वो बाउंड्री रिलेटेड बग्स उसका नाम ही दे दिया गया है. ठीक है. सो all these types of bugs as we are going to progress in our further units, हमें और क्लैरिटी भी होती जाएगी कि क्या इसका मतलब हो के निकल के आ रहा है. बट क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, ये सारे के सारे जितने bugs हैं, these are basically coming in specific phases of the SDLC, जैसे जैसे हम चीजों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं.
फिर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि आई थिंक 2 इयर्स और 3 इयर्स बैक ये क्वेश्चन आया था। एक्सप्लिसिटली आपके सिलेबस में तो नहीं लिखा हुआ है, बट आई बिलीव कि थोड़ा सा अगर इसको आपको आइडिया हो तो आपके लिए अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा आपको आंसर लिखने में आसानी होगी। तो सिंस वी हैव रीऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, नाउ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमें क्या दिख रहा है? एक दिख रहा है ये एक प्रोसेस की तरह है। प्रोसेस का मतलब हो गया कि हमारे पास एक सिस्टमैटिक अप्रोच आना चाहिए कैसे हम बग्स को रिजॉल्व कर रहे हैं। वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स होने चाहिए जिससे कि हम बात जो कर रहे हैं ना इफेक्टिव टेस्टिंग के लिए, तो इफेक्टिव टेस्टिंग में हम लोग क्या चाह रहे हैं कि एग्जॉस्टिव तो कर नहीं पाएंगे, ये चीज तो हम लोग ने देख ही लिया है, पर हम ये चाहेंगे कि हमारे पास जो समय है, हमारे पास जो एफर्ट है, उसमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच की मदद से हम लोग बग्स को रिमूव करें। कैसे हम उन बग्स को अनकवर करें, एक वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर थ्योरेटिक विद थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वो चीज यहाँ पर आई थिंक इस डायग्राम में यहाँ पर आपको क्लियर हो रही है, which we are naming it as the STLC or the software testing life cycle. Software testing life cycle. So the testing process is defined into a well-defined sequence of steps, and we are naming these steps as software testing life cycle. ठीक है, तो इसमें अलग अलग जो फेजेस हैं STLC में वो आपको दिख रहे हैं। हमारे पास कौन कौन से फेजेस आ रहे हैं, जैसे टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट डिजाइन, टेस्ट एग्जीक्यूशन एंड पोस्ट एग्जीक्यूशन और द टेस्ट रिव्यू, ये हमारे अलग अलग फेजेस हैं। और हम अलग अलग फेजेस को एक बार इनको भी एक बार हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं कि इन फेजेस में क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। फाइन। So the STLC is basically consisting of 4 phases: the test planning phase, the test design phase, the test execution phase, and the post execution or the test review phase. ठीक है, तो अब एक एक फेज को हम लोग देखते हैं। ये यहाँ तक का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि आज का कि हम STLC को समझ लें। तो सबसे पहले आता है हमारे पास the test planning phase. So the goal of test planning, यहाँ हम प्लान की बात कर रहे हैं, तो हम प्लान कर रहे हैं तमाम सारे इश्यूज को, और उन सारे गोल्स को जो हम जिसको प्लान कर रहे हैं वो यहाँ पर इसको हम लोग अकाउंट लेने के, वी आर ट्राइंग टू टेक इट इनटू अकाउंट। क्या क्या चीजें हो सकती हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज अपने टेस्ट स्ट्रेटेजी के दौरान, जैसे कि क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे हमारे, क्या शेड्यूलिंग होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके पास क्या होनी चाहिए, अलग अलग तरह के रिस्क क्या हो सकते हैं। हम जब आगे टेस्टिंग में जा रहे हैं तो हमारी प्रायोरिटीज क्या होंगी, इस सब का पूरा रोड मैप, ये जो पूरा का पूरा रोड मैप है ये हम टेस्ट प्लानिंग फेज में डाल रहे हैं। एक तरीके से देखें तो टेस्ट प्लानिंग इश्यूज आर बेसिकली इन ट्यून विद द ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो जब आप SDLC की बात करते हो वहां पर आप प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हो, और प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर हम लोग अगर देखें, अब तो टेस्टिंग और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चल रहा है, सो दोनों के बीच में ट्यूनिंग होनी जरूरी है। जहां हम लोग प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात कर रहे हैं और साथ में टेस्ट प्लानिंग की जो बात कर रहे हैं, तो अगर जो हम ब्रॉड एक्टिविटीज देखें जो टेस्ट प्लानिंग के दौरान हो रहे हैं, वो चीजें वो यहाँ लिखी हुई हैं। जैसे डिफाइनिंग द टेस्ट स्ट्रेटेजी, अगेन डिपेंड बहुत कुछ करता है प्रोजेक्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट के नेचर के ऊपर कि हमारी टेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि सारे के सारे टेस्ट स्ट्रेटेजी हर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे लगा दिया जाए ये जरूरी नहीं है। वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है तो हमारी टेस्ट स्ट्रेटेजी बदल जाएगी, अगर वो एक कोई और प्रोजेक्ट है जो कि कस्टमाइज करके आपके लिए बनाया गया है तो शायद हो सकता है उसकी स्ट्रेटेजी अलग हो जाएगी। क्रिटिकल है प्रोजेक्ट तो उसकी स्ट्रेटेजी हो सकता है बदल जाए, और अगर क्रिटिकल नहीं है तो हमारी स्ट्रेटेजी बदल जाए। तो वी हैव टू डिफाइन द टेस्ट स्ट्रेटेजी। Along with that, जो और भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे अभी हम लोग ने बात किया, we have to estimate the number of test cases, the duration, how much it's going to take, along with the cost. Obviously ये सब interrelated चीजें हैं, ठीक है। We have to plan resources like the manpower to test, the tools required, the documents which we are also required,
that these have to be identified. We have to identify the various areas of risk, कहाँ कहाँ हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है जिसकी वजह से टेस्टिंग अच्छी हो, इफेक्टिव हो. वी हैव टू आल्सो टू डिफाइन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, द टेस्ट कंप्लीशन क्राइटेरिया. सो व्हाट इज द टेस्ट कंप्लीशन क्राइटेरिया? जैसे व्हेन शुड वी स्टॉप टेस्टिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. अदरवाइज ये लगने लगेगा कि टेस्टिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, लगातार ही होता ही रहेगा और खत्म कब होगा पता नहीं. सो फॉर दैट the test completion criteria has to be established. ये तय करना पड़ेगा, तो उसको भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा. और अलग अलग स्ट्रेटेजी के लिए हो सकता है अलग अलग क्राइटेरिया हो, तो उसको हमें डिफाइन करने की कोशिश करना होगा. The identification of methodologies, techniques and tools for various tests. Do we require some automated tool also? Which type of automated tool की जरूरत हमें पड़ रही है, इसका भी आइडेंटिफिकेशन हो रहा है. We have to identify the reporting procedures. अगर बग आ रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि जो डेवलपर है और टेस्टर है दोनों एक है या टीम अलग है, तो आप अगर कोई चीज निकल के आती है तो हम उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, इसकी भी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए. द बग क्लासिफिकेशन, एक एग्जांपल हमने जस्ट अर्लियर पिछले स्लाइड में हमने देखा हुआ था. द डेटाबेसेस फॉर टेस्टिंग, द सिवियरिटी लेवल्स, हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड, एंड सर्टेन प्रोजेक्ट मैट्रिक्स. इनके बारे में भी हम लोग बाद में आने वाले समय में मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं, we would try to find out. So the major output of test planning is the test plan document. So what is the test plan document? The test plan document is the output which we are having for the testing part. कि हमने जो प्लानिंग किया हुआ है, ये जो एनालिसिस हमने किया हुआ है, एनालिसिस which has been done for various टेस्टिंग एक्टिविटीज, तो जो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में निकल के आता है, दैट इज बेसिकली नोन एज द टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट. एंड टेस्ट प्लान्स आर बेसिकली बीइंग डेवलप्ड फॉर ईच लेवल ऑफ टेस्टिंग. तो क्योंकि हम वी आर हैविंग वेरियस लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, तो यहीं पर हम लोग और भी चीजें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं. वी ट्राई टू डेवलप टेस्ट केसेस प्लान्स अकॉर्डिंग टू एवरी फेज ऑफ SDLC. जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, टेस्ट प्लान कैसे बनेगा, क्या बनेगा, हमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है कि कौन सा सेगमेंट, कौन सा पार्ट ऑटोमेटेड हो पाएगा, हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा, कि हमें सब कुछ मैनुअली करना होगा. टेस्ट केस का एक टेम्पलेट हमने देखा हुआ है, बट अगेन सिचुएशन में वेरी, दैट इज अ जेनरिक टेम्पलेट. सो व्हाट इज द टेम्पलेट और व्हाट इज द टेस्ट केस फॉर्मेट व्हिच वी आर गोइंग टू फॉलो? व्हाट आर द एरियाज ऑफ स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग? कौन से ऐसे एरियाज हो सकते हैं जहां पर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? इन सारी चीजों को हम लोग टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट में ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं. तो हमारा जो पहला पार्ट है, दैट इज टेस्ट प्लानिंग पार्ट. दिस इज द पार्ट जहां पे यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है दैट वी टेस्ट स्ट्रेटेजी, द साइज ऑफ टेस्ट केसेस, ड्यूरेशन, कॉस्ट एंड रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम इनको फोकस करते हैं, जिसको अभी हमने एलोबरेट करके यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है. ठीक है. The second हमारा फेज जो आ रहा है, that is the test design phase, and this is one of the major activities. So however this activity, I will not say that it is an intuitional process, बल्कि we have to say that it is a well planned process. सब कुछ intuition के basis पर अगर हम लोग करेंगे, intuition एक aspect जरूर होता है, but हमें planning की भी बहुत जरूरत होती है. So we have to determine here the test objectives and their prioritization. तो हम यहाँ पर अगर देखें जो टेस्ट केस डिजाइन के स्टेप्स हैं, फर्दर अगर हम इसको सेग्रीगेट करने की कोशिश करते हैं, सेग्रीगेट, तो टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स, टेस्ट केसेस एंड देयर स्पेसिफिकेशन एंड टेस्ट केस प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन ये आ रहा है. सो वी हैव टू डिटरमाइन द टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर प्रायोरिटाइजेशन. एंड दिस इज बेसिकली द फंडामेंटल पार्ट कि हमें ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर, उनकी प्रायोरिटाइजेशन के बेसिस पर ही हम लोग डिजाइन करेंगे. दैट इज क्वाइट ऑब्वियसली. सो इसके पर्पस के लिए हम लोगों को हो सकता है SRS हो गया, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हो गया, या जो डिजाइन डॉक्यूमेंट हो गया. दीज डॉक्यूमेंट्स बेसिकली एक्ट एज अ रेफरेंस मटेरियल, एंड इनके बेसिस पर हम लोग इसको आगे जो है करने की कोशिश करते हैं, डिजाइन. So we have to prepare the list of items which we have to test, because exhaustive तो हो नहीं सकता है. बाद में हमें मैपिंग करनी होगी these items to the various test cases
एंड आफ्टर दैट हम टेस्ट केसेस को क्रिएट करेंगे उस स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर। टेस्ट डेटा क्या होगा इसको भी हमें तय करने की जरूरत है। जो हमने टेस्ट केसेस को क्रिएट किया उसके अकॉर्डिंगली जो है हमें टेस्ट डेटा क्या रखा जाए जब हम लोग उसको टेस्टिंग कर रहे होंगे। ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। तो हमारा यहाँ रेफरेंस क्या आ रहा है? रेफरेंस वो चीज आ रहा है जो हमने अर्लियर पता किया हुआ है। अर्लियर हमने क्या पता किया हुआ था? शायद एसआरएस के दौरान हमें तमाम सारी चीजों को पता होगा, एसडीडी के दौरान पता चला होगा। ये सारी की सारी चीजों को हम लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। We have to set up also the test environment। जो हम लोग बात कर रहे थे ना उस केस में अर्लियर की एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट के अंदर कौन से टूल्स हैं, जो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसके पर हम लोग ये काम करने जा रहे हैं, ये सब भी यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। Along with that, we have to create in this phase the test procedure specification. So this is basically a description how the test case will be run। कैसे आगे काम करेगा, कैसे रन करेगा, ये सारी चीजें एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो है हमें पता चलेगा। तो अगर हायरार्की ऑफ टेस्ट डिजाइन की बात करें तो इसमें जो निकल के आ रहा है, डेवलपिंग टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाइंग टेस्ट केसेस and creating their specifications, and then developing the test case procedure specification as this is basically being shown in this particular diagram। ये सारी की सारी चीजें जो हैं हमारे टेस्ट डिजाइन के अंदर आती हैं, ठीक है। So this is the next phase। After that we have the test execution phase, and in this phase all the test cases are executed। That means including the verification and validation part। And after हम इसको कर लेते हैं, so it is basically quite obvious सी बात है, जब हम execute कर रहे हैं, it is the decision of the test team that whether we have to opt for the automation part, whether we have to opt for the manual execution, कैसे करना है वो चीज देखना पड़ेगा। And test results are basically documented now in the test incident report, टेस्ट लॉग्स एंड टेस्ट स्टेटस, टेस्ट समरी रिपोर्ट्स। तो ये सारे तरह के जो एग्जीक्यूशन के बाद जो रिपोर्ट्स हैं ये उनके जो है हमारे अलग अलग कैटेगरीज में जो आ रही हैं उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट्स को के फॉर्म में इसको हम लोग ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। सो दिस फिगर इज बेसिकली गिविंग यू द डॉक्यूमेंट्स इन टेस्ट एग्जीक्यूशन। जब हम टेस्ट एग्जीक्यूशन को करते हैं तो कौन कौन से हमारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो चीज आपको इस पर्टिकुलर डायग्राम में शो हो रहा है, ठीक है। सो टेस्ट प्लानिंग के बाद हम लोग टेस्ट डिजाइन में आए। टेस्ट डिजाइन में हमने टेस्ट केसेस एंड प्रोसीजर्स की बात की, कैसे करेंगे। उसके बाद जो है हम टेस्ट एग्जीक्यूशन पे करें। टेस्ट एग्जीक्यूशन में जो हमारे टेस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट हो गया, टेस्ट लॉग हो गया, टेस्ट समरी रिपोर्ट हो गया, इन सब का हमने डॉक्यूमेंटेशन किया। और फाइनली हम लोग आते हैं पोस्ट एग्जीक्यूशन और द टेस्ट रिव्यू पार्ट। सो as we know that after successful test execution, bugs will be reported to the concerned developers, and this particular phase is to analyze bug related issues, ठीक है, and get the feedback so that maximum number of bugs that can be removed। So यहाँ करने के लिए what we are trying to do now कि वो जो बग आया हुआ था उसके बेसिस पर हम उसको समझने की कोशिश भी करेंगे आखिरकार ये चीज क्यों आई थी। We try to understand the bug, so the bug developer analyzes the bug reported, जो बग आई हुई थी, क्यों आई हुई थी, किस लिए आई हुई थी, फ्यूचर में ना आए। एक बार फिर से उसी तरह की सिचुएशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं reproducing the bug। तो reproducing the bug में क्या हुआ, now he confirms, now the developer confirms that the bug रिप्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो रिप्रोड्यूस हो रहा है तो फिर वो क्लियर हो गया क्यों आया हुआ था, तो फेलियर फिर से होगा। तो हम अपनी भी तो लर्निंग यहाँ पर चीजों को कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम यहाँ पे क्रॉस चेक कर रहे हैं अपने फेलियर्स को, ठीक है। कुछ ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहां पर बग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, हो पाएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन होती है, सो दिस इज बेसिकली प्रॉब्लम फॉर द डेवलपर्स। उनको और सोचना पड़ेगा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। And all of you please are once again requested कि chat box में आप लोग अपना नाम and roll number please डाल दीजिएगा। We are about to finish and I'm just seeing that time is also a little bit less,
ठीक है. So understanding the bug is a part of this particular phase. Reproducing the bug is also a part. Then we have to analyze the nature and the cause of the bug. आखिर क्यों आया हुआ था, किस लिए आया हुआ था एक्चुअली में, और उसके बाद फिर हम लोग जब डीबगिंग करें तो डीबगिंग में करने के दौरान उसके कौन कौन से सिम्टम्स आए, ये सारी चीजें आई. और इसके अंदर जो है फिर ये जो पार्ट है एनालिसिस करने के दौरान हम लोग जब कर रहे हैं तो जो फाइनल बग रिपोर्ट आती है तो उसमें हम लोग ये रिलायबिलिटी एनालिसिस, कवरेज एनालिसिस एंड द ओवरऑल डिफेक्ट एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करने की एक्टिविटीज को पूरा करने की कोशिश करते हैं. जैसे रिलायबिलिटी एनालिसिस कैन बी परफॉर्म टू एस्टैब्लिश where the software meets the predefined reliability or goals or not. इसको whether ऐसा हो रहा है and or whether it is not, तो इसको देखने की कोशिश करना पड़ेगा कि हमारे रिलायबिलिटी गोल्स जो आउटलाइन किए गए थे वो हैं कि नहीं है. कवरेज एनालिसिस हमें पता चल रहा है, दैट कैन बी अगेन यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू स्टॉप टेस्ट. एंड ओवरऑल डिफेक्ट एनालिसिस जिसको कि आइडेंटिफाई कर रहा है रिस्क एरियाज को और फोकस करने के लिए अपने क्वालिटी इंप्रूवमेंट को, इसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे. सो अगेन ऑल दीज थिंग्स आर अ cyclic process. All these things are a cyclic process and it goes on and on. ये टेस्टिंग का पार्ट हमारा एक है जिसको हम लोग STLC कह रहे हैं. So explicitly आपके सिलेबस में ये नहीं लिखा हुआ था, but I felt that you should be basically knowing this part. That's why आज हमने इस चीज के बारे में डिस्कशन किया हुआ है. तो आज जो हमने डिस्कस किया वो बेसिकली दो चीजें डिस्कस की हुई हैं. फिनिश होने से पहले हम जस्ट आपको हल्का सा बता देते, द स्टेट्स ऑफ अ बग. आफ्टर द स्टेट्स ऑफ अ बग वी डिस्कस्ड अबाउट द बग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द क्रिटिकलिटी on the basis of SDLC, and finally we had a discussion of the software testing life cycle, or in short we say is the SDLC, जिसके 4 phases है: test planning, test design, test execution and post execution or the test review part. Okay, so that's what we had to discuss today. आपसे request है that you may just open your cameras for few minutes, for 1 minute, because the time is nearly over. And आज का जो content है we have finished a lot. काफी कुछ चीजें complete हुई हैं. Only one more topic is left which we would try on day after tomorrow, because I think कल मेरा क्लास नहीं है and we will be able in a situation कि हम लोग कंप्लीट कर लेंगे यूनिट 1 को इस वीक में. अगर आज हमारा जो आगे वाला जो पार्ट है इंस्पेक्शन, कोशिश करूंगा कि मैं अपने पीपीटी में उसको अमेंड कर दूं आज, जिससे कि जो अब बाकी आपको आज गूगल क्लासरूम में पीपीटी में शेयर करूं तो पूरा यूनिट 1 का एक साथ आपके पास आ जाए. डिस्कशन हम लोग परसों कर लेंगे, दैट इज फाइन, बट यू शुड हैव द कंटेंट रिलेटेड टू इट. ओके, so I hope that's fine. Anything which you would like to say or ask? I think we are having last 1 minute, nearly 1 minute which is left, but still. And again I have said that in case of any query you may ask either through phone, मुझसे बात कर सकते हो, मुझे WhatsApp भी कर सकते हो, मुझे Google Classroom में भी पूछ सकते हो अपना एक मैसेज देकर. So anything that can be done. ठीक है? So I think that's all for today. So should we end? Yes, sir. Okay. Yes. Thank you and Thank bye. you, sir. Bye for Bye, today. sir. Yes, sir. Thank you.